Good evening, friends. Welcome you all on my Arvind Geography Wars YouTube channel. So, dear friends, again we are back with a new topic. That is, today we are dealing the structure of chromosome, cell division, and cell cycle, chapter of class 10th ICSE. Okay. So, dear friends, today we are going to deal with a new topic, that is cell cycle. Okay. We have dealt with some of these basic concepts in the previous classes. So today we are going for the cell cycle today. Okay. So in order to divide, means किसी सेल को डिवाइड होने के लिए cell should have ample amount of cytoplasm, DNA, RNA and protein. यानी सेल, अभी मान लीजिए कोई सेल बना हो और अगर वो फिर डिवाइड होना चाह रहा हो तो उसके लिए उसमें पर्याप्त साइटोप्लाज्म होना चाहिए, डीएनए होना चाहिए, आरएनए होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए. अगर उसके पास ये सारा है देन अगेन इट विल डिवाइड. ओके. फॉर एग्जांपल, तो अब इसको किस प्रोसेस से गुजरना होगा, इस सेल को सेल साइकिल के थ्रू. किसके थ्रू? सेल साइकिल. सो व्हेन वी डिफाइन अ सेल साइकिल, आप ये याद रखेंगे, सेल साइकिल इज अ सीरीज ऑफ इवेंट इन अ सेल. यानी सेल साइकिल क्या है? इट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स. यानी बहुत सारे एक प्रोसेस है. सीरीज मतलब बहुत सारे प्रोसेसेस उसमें इन्वॉल्व है जो अभी हम लोग आगे देखेंगे. इट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स इन अ सेल विच लेड्स टू डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए. बायोलॉजिकल चेंजेस हैं जिसकी वजह से जो डीएनए होता है ना सेल के अंदर, वो क्या होता है? दैट गेट्स डुप्लीकेटेड. डुप्लीकेट हो गया एंड नाउ इट्स टू द डिवीजन ऑफ द सेल एंड फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स. यानी सेल डिवीजन को देखा जाए तो पहले कोई अगर सेल है वो डिवाइड करना चाह रहा है, then it will have to duplicate its DNA material. यानी उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है ना, जैसे डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, साइटोप्लाज्म, यानी ये सारा जो एक सेल के अंदर मटेरियल होता है उसको मल्टीप्लाई करना होता है, ग्रो करना होता है, उसका अमाउंट सफिशिएंट करना होता है ताकि वो अब डिवाइड करे. ओके. समझ में आया सबको? नेक्स्ट, सेल साइकिल. When we talk about the cell cycle, it is a series of events. So basically, when we talk about the two phases of the cell, basically the first phase is the interphase. It is also called resting phase, and second phase is M phase. ठीक है? Basically, a cell cycle has two phases. Okay? So the first phase is interphase. Which phase? Interphase. आप इसको बोलते हो interphase या नॉन डिवाइडिंग फेज. कौन सा फेज आपने बोला? नॉन डिवाइडिंग फेज. इसको आप एक और वर्ड दे देते हो, रेस्टिंग फेज. क्या बोलते हैं आप इसको? रेस्टिंग फेज. ओके. क्लियर. सेकेंड हो गया आपका, इसमें हो गया आपका कौन सा फेज? इट इज एम फेज. एम फेज यानी माइटोटिक फेज, और इसको आप डिवाइडिंग फेज भी बोलते हैं. कौन सा फेज? डिवाइडिंग फेज. क्लियर. सो बेसिकली देयर आर टू फेजेस ऑफ अ सेल साइकिल. फर्स्ट इंटरफेज, सेकंड एम फेज. ठीक है. एम वर्ड का मतलब होता है माइटोसिस फेज. यानी इसमें सेल को माना जाता है कि डिवाइड नहीं करेगा, सेल रेस्ट कर रहा है. जो दूसरा हो गया एम फेज, इसमें माइटोटिक फेज. एम स्टैंड्स फॉर माइटोटिक, मतलब यहां सेल डिवाइड करेगा. आई होप इतना आपको क्लियर हो गया. दो फेस है. अब देखिए दोनों फेसेस के बारे में हम थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे. हम अभी पढ़ रहे हैं इंटरफेस के बारे में. किस फेस के बारे में? इंटरफेस. सपोज दिस टू बी द सेल. हमने माना कि एक सेल है ये, और इस सेल ने अभी डिवाइड करके दो डॉटर सेल को प्रोड्यूस किया. हमने माना इसके डिवीजन से ना ये दो डॉटर सेल बन गए. ओके. क्लियर. इस सेल के डिवीजन से, यानी सेल ने डिवाइड किया और ये दो डॉटर सेल अभी बने. ओके. क्लियर. ये भी है 2n 2n 2n. कोई डाउट? ठीक. अब देखिए, अब ये सेल जो होता है ना, नाउ इट इंटर्स इनटू G1 फेज. विच फेज? G1 फेज. ये अभी जो आपका सेल है ये G1 फेज में इंटर करेगा. अब इसके बाद ये फिर इंटर करता है एस फेज. किस फेज में? एस फेज में. और इसके बाद ये फिर जाता है अगले फेज में जिसको हम नाम देते हैं G2 फेज.
कौन सा फेज हो गया आपका? G2 फेज। क्लियर, समझ में आया सबको? इंटरफेस में अभी मान लो जिस सेल ने डिवाइड किया है, एक सेल से 2 सेल बने हैं, तो वो मान लो एक सेल से 2 सेल्स बन गए। अब ये फर्स्ट किसमें जाएगा? G1 फेज, S फेज और G2। यहाँ खास बात क्या है, अब ध्यान से समझें आप, साइकिल तुरंत समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट से। अब यहाँ देखो G1 फेज हो गया ना, अब यहाँ सेल के पास विकल्प होता है, या तो ये डिवाइड करे या G0 फेज में चला जाए। G0 फेज का मतलब अब यहाँ सेल ने डिसाइड कर लिया है कि मुझको डिवाइड नहीं करना है। अगर सेल ने डिसाइड किया कि मुझे या उसको डिवीजन की जरूरत है, मींस इफ सेल विल डिवाइड देन इट विल इंटर G1 से कहां जाएगा? S फेज में। यहां से फिर आगे बढ़ेगा कहां? G2 फेज में। आई होप इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हमने क्या देखा कि माना कि हमारे पास कोई एक सेल है जिसने डिवाइड किया, अभी 2 पार्ट में सेल डिवाइड हो गया, ठीक। अगर इसको डिवाइड करना है तो ये फिर कहां चला जाएगा? G1। अगर डिवाइड नहीं करना है इसको तो G0 फेज में चला जाएगा, और अगर डिवाइड करना है तो ये साइकिल कंटिन्यू करेगा। आई होप दिस इज क्लियर। हम ये इंटरफेस की बात कर रहे हैं, ओके। अभी इसके लास्ट में हम बताएंगे कि कैसे ये मिसकंसेप्शन है कि इंटरफेस इज ए रेस्टिंग फेज। मतलब अगर हम देखें ना, मतलब अगर ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो सेल के अंदर कोई एक्टिविटीज नहीं होती है, नॉर्मली सेल चुपचाप पड़ा होता है, तो लोग उसको बोलते हैं ना, इट वॉज कॉल्ड एज अ रेस्टिंग फेज। क्या बोला गया उसको? रेस्टिंग फेज। लेकिन ऐसा है नहीं। देखो सेल के अंदर ना, अभी मैं दिखाऊंगा, ये सारा साइकिल इंटरफेज का ही है। किस फेज का है? इंटरफेज का, ठीक ना। आप लास्ट में देख के बताओ कि क्या वास्तव में ये सेल रेस्ट कर रहा है? देखो इतना इसमें कॉम्प्लिकेशन आएंगे, मतलब इतना इसमें सेल ये एक्टिव है ना कि आप बोलोगे ही नहीं कि ये क्या कर रहा है, सेल रेस्ट कर रहा है। क्लियर? आप देखें, जैसे हम बात करें G1 फेज की, किस फेज की? G1 फेज। तो यहाँ पे बेसिकली सेल के अंदर आरएनए प्लस प्रोटीन, यहाँ यानी सेल क्या बना रहा है? यहाँ सेल सो नहीं रहा, यहाँ आरएनए और प्रोटीन को मल्टीप्लाई कर रहा है, बढ़ा रहा है अपना अमाउंट। क्यों? क्योंकि अभी डिवाइड हुआ है तो इसके अंदर आरएनए और डीएनए की जरूरत पड़ती है, तभी तो फिर दोबारा डिवाइड करेगा अपने अमाउंट को फिर से मेंटेन करने की। दूसरा देखिए खास बात क्या है, इफ इट इज अ प्लांट सेल, यानी अगर ये प्लांट सेल है या एनिमल सेल, देखें अगर ये एनिमल सेल है ना तो इसके अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना उसको ये डुप्लीकेट करेगा। और अगर ये एनिमल सेल है, सॉरी प्लांट सेल है, तो ये क्लोरोप्लास्ट को, किसको? क्लोरोप्लास्ट को डुप्लीकेट करता है। समझ में आया सबको? यानी अगर ये एनिमल सेल है, ठीक, तो ये किसको डुप्लीकेट करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया को। यानी यहाँ के जो एनिमल सेल है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका जो है वो एक से कितने में डिवाइड हो जाएगा? 2 में। और अगर ये प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट कितने में डिवाइड हो जाएगा? 2 में। क्लियर? ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इन दोनों सेल ऑर्गेनेल्स के पास खुद का डीएनए होता है। तो आप बताओ G1 फेज में क्या क्या रिएक्शन हुआ? फर्स्ट आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया ने डिवाइड कर लिया, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइडेड इनटू 2, क्लोरोप्लास्ट आल्सो गेट डिवाइडेड इनटू 2। यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है, इस सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है ना वो भी ग्रो होता है। देखिए इसमें फिर से क्या होता है, आरएनए और प्रोटीन का अमाउंट बढ़ा, जो साइटोप्लाज्म है सेल के अंदर वो भी अपना वॉल्यूम, यानी वो साइटोप्लाज्म का अमाउंट भी बढ़ता है सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया इट गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 and chloroplast also get divided into 2. This is because they have their own DNA. क्लियर? खुद का है इसलिए वो डिवाइड कर लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मान लो सेल ने डिसाइड किया कि उसको डिवाइड नहीं करना है, देन इट इंटर्स G0 फेज। कहाँ इंटर कर जाएगा वो? G0 फेज, जिसको आप रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द S फेज, यानी अब सेल कहाँ पहुंच गया है? G1 के बाद कहाँ पहुंच गया वो? S फेज में। तो यहाँ पे देखिए आपका यू विल फाइंड डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए एंड क्रोमोसोम। यानी यहाँ पे क्या होगा? डीएनए प्लस क्रोमोसोम्स, ये दोनों क्या होगा ना, इट गेट्स डुप्लीकेटेड। डुप्लीकेटेड का मतलब इसका जो अमाउंट है ना वो डबल हो जाएगा। लेकिन देखिए जो यहाँ पे क्रोमोसोम डुप्लीकेट हुआ है ना, तो वो दोनों क्रोमोसोम्स आपस में चिपके होते हैं, वो अलग अलग नहीं होते। ओके, कहाँ चिपके रहेंगे वो? सेंट्रोमियर पे। तो दिस इज अबाउट एस फेज, सिंथेटिक फेज। इसको कौन सा फेज बोलते हैं हम? एस फेज और सिंथेटिक फेज।
क्लियर। अब हमने देखा G1 फेज से S फेज में आया, अब फिर ये सेकेंड ग्रोथ फेज, ये फर्स्ट ग्रोथ फेज था सिंथेटिक फेज, और ये G0 यानी सेकेंड ग्रोथ फेज। ये कौन सा फेज हो गया आपका? सेकेंड ग्रोथ फेज। ये फर्स्ट ग्रोथ फेज सिंथेटिक फेज, ये सेकेंड ग्रोथ फेज। अब इस फेज में देखते हैं कि बेसिक रिएक्शन क्या हो रहा है। इस फेज में देखो वो जो सेम हुआ था ना वहां पे, आरएनए और जो प्रोटीन है दोनों क्या होंगे, फिर यहाँ पे भी ग्रो करते हैं। दिस सेल ग्रोज द अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, यानी अपने अंदर आरएनए और प्रोटीन का मात्रा ये सेल बढ़ा लेता है, और यहाँ पहुंच के ना अब ये सेल के पास पर्याप्त आरएनए हो गया, डीएनए हो गया, प्रोटीन हो गया। अब नाउ दिस सेल इज रेडी टू डिवाइड। अब ये सेल डिवाइड करने के लिए तैयार है पूरी तरह से। ओके, अगर इसमें और कुछ हम देख लें तो इसके बाद जो देखो यहाँ पे जो सेल है ना, अब ये सेल यहाँ पे इंटर करता है माइटोटिक फेज में। किस फेज में इंटर करेगा? माइटोटिक फेज में। तो वहां देखिए क्या होता है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक सीरीज ऑफ साइकिल्स है, मतलब यहाँ पे जो अलग अलग प्रकार के जो माइटोटिक फेज हमने देखा था, जो सेकंड फेज है, जो डिविजनल फेज है, उसमें ये सेल एंटर करेगा और फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो वहां ये देखिए किस फेज, मतलब अलग अलग फेजेस हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। अभी उनका नाम देख लेते हैं, उसके लिए ट्रिक हमने बनाया है। जैसे यहाँ देखो फर्स्ट हो गया आपका प्रोफेज। कौन सा फेज? प्रोफेज। प्रोफेज। फिर हो गया आपका मेटाफेज। कौन सा फेज? मेटाफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। कौन सा फेज हो गया आपका? एनाफेज। और लास्ट हो गया आपका टीलोफेज। ठीक है ना। अब इस सेल देखिए, सेल में फिर सेल साइटोकाइनेसिस होगा इसमें और कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, और कैरियोकाइनेसिस का मतलब कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, या न्यूक्लियस दो भाग में डिवाइड हो जाता है, और साइटोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। यानी इस सेल के इस फेज के बाद बेसिकली दिस सेल इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर न्यूक्लियस। ठीक है। अब जैसे सेल हो गया, फिर ये डिवाइड हो गया। तो हमने देखा यहाँ पे कि आपका इंटरफेस है। इंटर को लोग बोलते हैं इट इज ए नॉन डिवाइडिंग और रेस्टिंग फेज, लेकिन क्या ये सही है? देखो आप उसमें बाहर से देखने में तो ठीक है, कुछ उसमें एक्टिविटीज नहीं लग रहे हैं, लेकिन देखो कितना उसमें आरएनए बना, प्रोटीन बना, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, डीएनए, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हुआ, आरएनए और प्रोटीन यहाँ बने। तो वास्तव में क्या वो रेस्टिंग फेज है? नो, इट इज नॉट अ रेस्टिंग फेज। ये तो अपना सारा मटेरियल ही मल्टीप्लाई कर रहा है। ओके, सो ये हमने आज ये जो साइकिल पढ़ा G1S एंड G2 फेज, ये इंटरफेस के बारे में था। किसके बारे में था? इंटरफेस के बारे में। अब देखें, जैसे अगर हम बात करें, अब यहाँ पे जो लॉजिक था कि जो अगर सेल वो माइटोसिस में एंटर कर गया तो वहां पे फिर क्या होगा, तो देखो आपको उसके लिए लॉजिक क्या है, ये देखें, ये दिखा आपको PMAT, पुराना मैट। लॉजिक क्या हो गया आपका? पुराना मैट, P फॉर पुराना, ओके, MAT। ये देखो P फॉर हो गया प्रोफेज, प्रोफेज हो गया आपका, M फॉर मेटाफेज, A फॉर एनाफेज, और T फॉर हो गया आपका टीलोफेज। तो आप यहां याद क्या रखेंगे इसके लिए? पुराना मैट। एक वर्ड याद रखें आप, शॉर्टकट या ट्रिक बोल सकते हैं, ये एग्जाम में अरेंज करने के लिए ही आता है। तो आप क्या याद रखेंगे? पुराना मैट, P फॉर पुराना, MAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक। अब सेल फिर डिवाइड करेगा नहीं डिवाइड करेगा, कोई भी सेल वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे अगर हम उदाहरण ले लें तो जैसे क्या कोई सेल हमेशा डिवाइड करता है, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या हर सेल हमेशा डिवाइड कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ सेल्स हैं जो एम्ब्रियो में ही एक बार फॉर्म हो गए ना तो वो दोबारा लाइफ में डिवाइड नहीं करते हैं। एग्जाम्पल ब्रेन सेल और नर्व सेल, ये दोबारा डिवाइड नहीं करते हैं। अगर दूसरी तरफ अगर हम देख लें, जैसे लीवर सेल हो गया, लीवर सेल लाइफ में ना सिर्फ एक साल में एक आध बार वो डिवीजन कर लेता है, रोज डिवीजन नहीं करेगा। ओके, अगर हम ये बात करें जैसे स्किन सेल्स की, स्किन सेल्स रोज कहीं कट रहा है, इसके सेल्स बाहर निकल रहे हैं, तो इसमें जो डिवीजन है ना वो लगभग रोज होता रहता है। ओके, अगर दूसरी तरफ अगर हम चले जाए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है रूट और शूट टिप which are found, मेरिस्टेमेटिक tissues are found in the root and shoot tip of plants.
तो वहां पे डिवीजन हो रहा है, और वो दे आर अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, वो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, मतलब उनका पता ही नहीं चलता है कि वो रूट है, लीफ है या स्टेम है। लेकिन हाँ, वो अब थोड़ी देर के बाद जब वो डिफरेंशिएट होते हैं तो अलग अलग पार्ट्स में उनको कौन सा ऑर्गन बना रहे हैं ये पता चलता है, तो वो लेटरल डिवीजन भी करते हैं। ठीक, अभी पढ़ने जा रहे हैं अगले क्लास में, वो है आपका माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज वो फेज होता है जिसमें सेल क्या करता है, डिवाइड होता है। क्यों? क्योंकि इंटरफेस में उसने तैयारी तो पूरा कर ली, जितना जेनेटिक मटेरियल चाहिए, जितना प्रोटीन चाहिए, जितना साइटोप्लाज्म चाहिए, वो सब इकट्ठा कर लिया। अब सेल के पास सारा रिसोर्स है, नाउ इट विल डिवाइड, तो जो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो प्लीज इफ यू आर न्यू व्यूअर, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। दोस्तों बेसिकली आर अपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, और आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने में बहुत मदद करूंगा। आप मेरे लेक्चर्स को थोड़ा ध्यान से सुने और कॉन्सेप्ट समझे, जिससे आपको दोबारा भूलेगा नहीं। थैंक यू।